हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस का एक एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट प्रयोग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं और इसको पढ़ने से पहले इंटरफेरेंस की कुछ कंडीशंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला फैक्ट इसमें है व्यतिकरण की जो घटना है उसमें ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसका मीनिंग यही होता है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता के बीच में बदलती है। अधिकतम तीव्रता इसकी होती है 4I0 और न्यूनतम तीव्रता होती है 0। इन दोनों के बीच में बदलती है। देखिए, अधिकतम तीव्रता 4I0 होगी, फिर उसके बाद में 0, फिर 4I0, फिर 0। इस प्रकार से तीव्रता का क्या होता है, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का वितरण ही होता है। तो ये इस घटना में ऊर्जा वितरित होती है, ऊर्जा पुनर्वितरित होती है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट है इसमें, इस घटना में व्यतिकरण की जो घटना है इसमें एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त होता है, यानी एक ही कलर का लाइट है वो मिलेगा। इसमें एक ही कलर की लाइट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक ही वेवलेंथ या एक ही तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करना पड़ता है। तीसरा फैक्ट है इसमें कला संबंध स्रोत होने चाहिए। इसका मतलब स्वतंत्र जो प्रकाश स्रोत होगा वो कभी कला संबंध नहीं होगा। स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कभी कला संबंध नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली या आइसोलेटेड जो अपना लाइट सोर्स होगा वो कभी भी कला संबंध नहीं होगा। याद रखिएगा, एक प्रकाश स्रोत से हम दो प्रकाश स्रोत प्राप्त करेंगे तो वो दोनों प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्सेज वो क्या होंगे, कोरेंट सोर्स यानी कला संबंध स्रोत होंगे। और उन कला संबंध स्रोतों से जो उत्सर्जित जो लाइट है, जो लाइट इमिटेड हो रही है वेव के रूप में, उन वेव्स के बीच में क्या होगा, जो कलांतर है वो भी क्या होगा, समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए इन स्रोतों को कला संबंध स्रोत बोलते हैं। हो गया, इज दैट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों तरंगें एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए और उनकी आवृत्ति भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, आवृत्ति चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इसका फैक्ट है, इंटरफेरेंस का इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देखिए नेक्स्ट जो फैक्ट है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, जो इंटरफेरेंस की जो घटना है, इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है वो साउंड वेव और दूसरी वेव कौन सी है, लाइट वेव। ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों दोनों में ही पाया जाता है। प्रकाश तरंगों में तो अभी पढ़ रहे हैं अपन, और ध्वनि तरंगों में भी होता है इंटरफेरेंस। ध्वनि तरंगों में भी होता है और प्रकाश तरंगों दोनों में होता है। ध्वनि तरंगे वैसे इसकी नेचर होती है अनुदैर्घ्य, यानी अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्घ्य होती है। और दूसरी प्रकाश तरंगे ये ट्रांसवर्स होती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये दोनों में ही इंटरफेरेंस पाया जाता है। इंटरफेरेंस से खाली एक ही चीज की पुष्टि होती है, एक ही चीज की पुष्टि होती है। वो कौन सी होती है कि लाइट है, लाइट है वो लाइट वेव के रूप में प्रोपोगेट होता है। लाइट जो है वो लाइट वेव के रूप में प्रोपोगेट होता है, यानी प्रकाश है वो प्रकाश है वो किस रूप में संचरित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है। किस रूप में, तरंग के रूप में ही संचरित होता है। इस बात की पुष्टि होती है इंटरफेरेंस में। तरंगों की प्रकृति की नहीं, नेचर ऑफ वेव्स की नहीं कि नेचर लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसफर है, इस बात की पुष्टि नहीं होती। ये एक स्पेशल पॉइंट था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे अब इसमें। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक सोर्स होगा और इसी सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर दो सिंगल स्लिट लेंगे, यानी डबल। ये यंग ने एक्सपेरिमेंट किया है, ये यंग ने किया है। तो इसमें दो स्लिट हैं S1 और S2 के रूप में, जो कि एक प्रकार से क्या है, लाइट सोर्सेस हैं, लाइट सोर्सेस हैं। यहाँ से लाइट जाती, इस जो मेजर जो सोर्स होता है इसी से लाइट जाती है, इस सिंगल स्लिट से निकलती है। तो ये भी क्या है, एज ए लाइट सोर्स के रूप में बिहेव करते हैं, S1 और S2। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है और इन स्लिटों से और इस स्क्रीन की अगर बात करें जिसपे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, उसकी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D है। कितनी है, कैपिटल D है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें फ्रिंज चौड़ाई का एक फॉर्मूला निकालना होता है, फ्रिंज चौड़ाई। अब आप ये बोलोगे कि फ्रिंज क्या है और फ्रिंज चौड़ाई क्या है। तो फ्रिंज का मतलब तो ये होता है कि जहां प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होगी, जहां चमकदार प्रकाश होगा, जहां का क्षेत्र चमकदार होगा, वो तो हो जाएगी कौन सी, चमकीली फ्रिंज। वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, फ्रिंज मतलब, और वो चमकीला होगा तो वो क्या हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज हो जाएगा। कौन सा वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, दीप्त फ्रिंज। यानी यहाँ वहां पर जो डार्क नहीं, सॉरी,
जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमें। कौन सी फ्रिंज मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज। अब ये बात याद रखिएगा, फ्रिंज है क्या चीज? फ्रिंज एक क्षेत्र, एक पट्टिका होती है जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या अधिकतम प्राप्त होती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस स्क्रीन पर जो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है, उस पैटर्न में क्या मिलता है? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती है अल्टरनेट रूप में। ये बात याद रखिएगा। तो S1 और S2 से जो इमिट होने वाली जो लाइट वेव है, वो अगर स्क्रीन के पॉइंट यानी मिडिल पॉइंट O पर जब इंटरफेयर करती हैं, सुपर इम्पोज्ड होती हैं, तो उस केस में क्या होता है? पाथ डिफरेंस जीरो होने की वजह से S1 और S2 से O पर पहुंचेंगी दोनों तरंगे, तो पाथ डिफरेंस जीरो होगा, और पाथ डिफरेंस जीरो होगा तो उस केस में सेंटर O पर क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकदार हिस्सा प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पाथ डिफरेंस यहाँ जीरो होता है। लेकिन इसी स्क्रीन के इस मिडिल पॉइंट O से हम स्मॉल एक्शन डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट P लेते हैं, इस P पॉइंट पर हमें ये देखना है कि या दीप्त फ्रिंज प्राप्त होने वाली है या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो यहां से S1 से एक वेव निकलेगी और एक S2 से वेव निकलेगी, और दोनों के दोनों इस स्क्रीन के पॉइंट P पे क्या होंगी? इंटरफेयर होंगी, यानी सुपर इम्पोज्ड होंगी। और जैसे ही सुपर इम्पोज्ड होंगी तो अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि S1 और S2 के मध्य जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है। वो पाथ डिफरेंस ही इस बिंदु P पर ये बताएगा कि यहाँ दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर क्या होता है? लैम्डा का क्या होता है? लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है, और अदीप्त फ्रिंजों के लिए लैम्डा/2 का विषम गुणज होता है। ये बात याद रखिएगा। अब जैसे कि फ्रिंज चौड़ाई का एक ये यहाँ व्यंजक बताया है, ये याद रखिएगा। फॉर्मूला फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के रूप में होता है। लैम्डा यहाँ से ये मोनोक्रोमेटिक जो लाइट उसकी वेवलेंथ है, D क्या है यहाँ स्क्रीन की और स्लिटों से क्या है? डिस्टेंस है कैपिटल D स्क्रीन से, और ये स्क्रीन है हमारी, ये स्लिट है, तो स्लिटों से स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D, और स्मॉल d क्या है? स्लिटों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई थीटा है, और इस थीटा में क्या होता है? बीटा में किसका भाग देंगे? कैपिटल D का भाग लगा देंगे, लैम्डा अपॉन स्मॉल d के रूप में आ जाएगा। तो जो फ्रिंज चौड़ाई है वो किस बात पे डिपेंड करती है? लैम्डा वेवलेंथ पे, और ये स्क्रीन से स्लिटों से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है कैपिटल D पर, और स्मॉल d का मतलब स्मॉल d यानी स्लिटों के बीच की दूरी पर। इन तीन बातों पर डिपेंड करता है फ्रिंज चौड़ाई। तो बीटा यहाँ लैम्डा की देखिए बताया है मैंने, एक पॉइंट लिया खाली इसमें, बीटा लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब रेड कलर की फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होती है, रेड कलर की फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए ये बात याद। वोयलेट का वेवलेंथ क्या होता है? कम होता है, रेड कलर का ज्यादा होता है वेवलेंथ, इसीलिए फ्रिंज चौड़ाई रेड कलर की ज्यादा होती है। ये बात याद रखिएगा। फ्रिंज चौड़ाई ये मैंने आपको बताया कि फ्रिंज चौड़ाई है क्या एक्चुअली। ये फ्रिंज चौड़ाई की नहीं बताया मैंने, नॉर्मली फिजिकल मीनिंग यही होता है कि देखिए हमेशा याद रखिएगा कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि ये अपना क्या है? ये एक ब्राइट फ्रिंज है, और ये एक डार्क फ्रिंज है, और ये एक ब्राइट फ्रिंज है। इस प्रकार से ये है अल्टरनेट ऑर्डर में प्राप्त होती हैं फ्रिंजें, एक ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस प्रकार से। इसी प्रकार से नीचे भी ऐसा ही होता है। तो ये देखो, ये ब्राइट फ्रिंज का, ये देखो ये ब्राइट और ये ब्राइट, इन ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस है, ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है, वही यहाँ क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई। एक प्रकार से ये फ्रिंज चौड़ाई यानी अदीप्त फ्रिंज की मोटाई। यहाँ बीच में क्या बनेगी? अदीप्त फ्रिंज बनेगी। यहाँ बीच में जैसे कि यहाँ अदीप्त फ्रिंज बन रही, तो अदीप्त फ्रिंज की मोटाई बोल दो, या दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? फ्रिंज चौड़ाई होता है, इसका फिजिकल मीनिंग होता है। अब देखिए इसमें केंद्रीय जो फ्रिंज होती है, जो कि सेंटर में बनती है, उस सेंटर फ्रिंज से जो एनवी जो चमकीली फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति है वो ये होती है। ब्राइट फ्रिंज XB इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d के रूप में होती है। और अगली अगर चमकीली, ये तो चमकीली फ्रिंज की स्थिति होती है। अगर हमें देखनी है किसकी बात करनी है हमें, अगर काली फ्रिंज की बात करनी है, केंद्रीय फ्रिंज से, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी दूरी क्या होगी? तो XD बराबर 2n माइनस लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d के रूप में दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, फ्रिंज चौड़ाई का जो एक्सपेरिमेंट है, ये डबल एक्सपेरिमेंट अगर वाटर में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? उस अदीप्त फ्रिंज की मोटाई या प्रदीप्त फ्रिंज की या चमकीली फ्रिंज की जो मोटाई होगी, वो मोटाई कितनी होगी? उस मोटाई को हमें कहाँ देखना है?
वाटर में देखना है, मतलब एक्सपेरिमेंट वाटर में करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा वो लैम्डा डब्ल्यू इंटू डी अपॉन स्मॉल डी के रूप में बनेगा। तो लैम्डा डब्ल्यू का मतलब होता है लैम्डा अपॉन म्यू डब्ल्यू, और ये होता है लैम्डा अपॉन म्यू डब्ल्यू, लैम्डा डब्ल्यू। तो और ये कैपिटल डी यहाँ था ही पहले और स्मॉल डी है ही, तो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी तो हो गया बीटा एयर। एयर के लिए क्या होती है, फ्रिंज चौड़ाई होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी है तो एयर के लिए, और बटे में क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में म्यू आ जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये जो वो वाटर लिया उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो वाटर यानी पानी का जो अपवर्तनांक है, तो बीटा वाटर बीटा एयर अपॉन म्यू। तो यहाँ बीटा वाटर लेस देन बीटा एयर, इसका मतलब यहां से पता चल गया हमें म्यू का भाग लगाएंगे तो यहाँ ये जो बीटा वाटर है वो बीटा एयर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जो वाटर में जो फ्रिंज चौड़ाई है वो पानी की तुलना में क्या हो जाएगी, पानी की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई वाटर में एक्सपेरिमेंट करोगे तो फ्रिंज चौड़ाई है वो एयर में अगर एक्सपेरिमेंट करते हो और जो फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करते हो उससे क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी, उससे कम मिलेगी पानी में करने से। तो बीटा वाटर लेस देन बीटा एयर, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, न्यूमेरिकल बेस ये याद रखना है, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आगे देखिए, तो इसमें आगे क्या है कि एक फैक्ट और बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न कलर्स के लिए या भिन्न भिन्न वेवलेंथ लैम्डा के दो अगर दीप्त फ्रिंज या मतलब चमकीली फ्रिंज अगर क्या हो जाए, संपाती हो जाए, दो दीप्त फ्रिंज चमकीली फ्रिंज एक दूसरे पर ओवरलैप करें, अलग अलग कलर की हैं, अलग अलग कलर की हैं, कहने का मतलब अलग अलग वेवलेंथ की दो हमारे पास क्या है फ्रिंजे हैं और दोनों क्या है ओवरलैप कर रहे हैं दीप्त फ्रिंजे, तो उनके लिए ये फॉर्मूला होता है, ये एक्सप्रेशन होता है जो कि यहां से निकल के आता है, कहां से, यहां से निकल के आता है n1 लैम्डा 1 इस प्रकार से दोनों ओवरलैप करें तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में दो न्यूमेरिकल्स भी करवा रखे हैं मैंने इसमें। पहला है दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात अगर 25:1 दे रखा है 25:1, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम का पूछा है। तो तीव्रताओं का अनुपात 25:1 है, I1/I2 का जो रेशियो दिया है आपको यहाँ 25:1 दिया है, तो रूट I1/I2 कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। तो वैसे इसका जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम अपॉन मिनिमम क्या होता है, रूट I1, ये पूरे पे रूट है भाई, रूट I1 प्लस I2 प्लस 1 और बटे रूट I1/I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से रूट I1/I2 ये हमें दिया है कि ये निकाल रखा हमने 5 अपॉन देखिए 5/1 या 5/1 के रूप में दिया है 5/1, तो ये लिखोगे यहाँ पर पुट करोगे ये वैल्यू तो 5 रखोगे रूट I1/I2 की जगह और प्लस 1 है ही और नीचे इसी प्रकार से 5 और नीचे क्या होगा 5 माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 5 और 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा और 5 में 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा 3 और इसको काटोगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका आप क्या करोगे स्क्वायर करोगे यहाँ से तो कितना बन जाएगा 9:4, 9/4 आ जाएगा। तो ये पहले का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है देखिए, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखिए, दो प्रकाश तरंगों का जो समीकरण है y1 8 sin ωt और y2 6 sin ωt प्लस 5, तो उपरोक्त तरंगों से मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी उसका रेशियो फिर दोबारा से पूछा है। अब की बार आपको देखिए इक्वेशन दे दी है y1 y2 डिस्प्लेसमेंट, ये जो वेव है वेव के जो इक्वेशंस दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट रूप में, ये प्रकाश तरंगों की समीकरण है y1 बराबर 8 sin ωt, y2 बराबर 6 sin ωt प्लस 5, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है। तो इसमें आपको खाली देखो ये एम्पलीट्यूड का पता होना चाहिए, यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या है इसका, पहली वेव का 8 है, दूसरी का क्या है 6, A1 कितना 8 और A2 क्या है 6, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला मैक्सिमम I मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इक्वल्स टू A1 प्लस A2 बट्टे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर पूरे का। तो A1 प्लस A2 का मतलब 8 प्लस 6 और A1 माइनस A2 का मतलब होता है 8 माइनस 6, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना बनेगा भाई, ये 14 बनेगा और ये कितना बनेगा यहाँ से 8 माइनस 6 कितना होता है 2, तो इसको काटोगे तो कितना बनेगा 7, इसको काटोगे तो कितना बनेगा भाई 7 बनेगा भाई यहाँ से। तो और इस 7 का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, तो 7 का जब स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, 49:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से 49:1 इसका आंसर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए अगर वीडियो लेक्चर
अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।